आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आपने कुछ करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़नी है। रिफंड्स रिबेट्स आप उनको दे नहीं रहे, वो पता नहीं कई महीनों से पड़े हुए हैं, उसकी भी कॉस्ट है। आपने अपने पैसे लेने हैं, वो आपको मिल नहीं रहे, आप बैंक से बोरो करके अपना निजाम चला रहे। हमारे तमाम एक्ट जो हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट हैं। एक हमारी जो पूरी मईशत को जिसने बिल्कुल जकड़ के रखा है, मैं समझता हूँ एक तो IPP है। जिन रेट्स पर हम बिजली ले रहे हैं, ये रेट्स सारी दुनिया में कहीं नहीं। कोई नया टैक्स लगाना कोई मुशावरत नहीं, पॉलिसी चेंज करनी कोई मुशावरत नहीं, करा देते हैं, बाद में रोना पीटना पड़ा रहता है। ये कह सकते हैं कि चैम्बर्स में जितने भी हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, बातचीत सुनते हैं, वो सारी की सारी रवायती है। देखिए, अपने पाकिस्तान के हालात के हिसाब से तो मुझे यही लगता है, एक दफ़ा कुछ फिक्स टैक्स साल 2 साल के लिए लगा के IMF को एक साइड पे रख दें, एक दफ़ा उनसे लें, उनको सिस्टम में तो लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट स्पेशल के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर, और बजट के हवाले से जारी बात है गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त बिजनेस लीडर मियां अंजुम निसार मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बजट की आमद है, आपके ख्याल से जारी बात है, आपके रवाबत रहते हैं यहाँ पर, हुकूमती लोग भी आते जाते हैं, चैम्बर्स में भी आप भी उसमें मौजूद होते हैं, क्या लग रहा है कैसा बजट आ रहा है? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि जो बजट से पहले जो IMF की टीम अभी रिसेंटली चंद रोज़ पहले वापस गई है, और वो तो टैक्स मज़ीद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। और पेट्रोल भी बढ़ाएं और दीगर टैक्सेस बढ़ाएं। तो बात यह है कि ये इन हालात में मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मुझे तो, मैंने क्योंकि बहुत सारे बजट देखे हैं और बजट बहुत सेंटिमेंट्स भी देखे हैं, तो मेरा ख्याल है क्योंकि गवर्नमेंट के पिछले टारगेट ही पूरे नहीं हुए, तो बहरहाल पिछले साल का जो टारगेट था वो 14 ट्रिलियन के करीब था, FBR का जो था, FBR का। इस साल वो 15 साढ़े 15 के करीब। लेकिन FBR तो ये भी मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल, हालांकि बहुत सारे टैक्स जो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती एडवांस टैक्सेस की मद में इन्होंने इकट्ठा किया, और ये कोशिश करेंगे कि अपने टारगेट को अचीव करने की। लेकिन इस वक्त इकॉनमी में जान नहीं है। हमने अपनी इकॉनमी को इतना खुद ही घुटन का शिकार कर दिया है कि हम किसी तौर पर उस भंवर से निकल नहीं पा रहे। आप देख लें, सर्कुलर डेट देख लें तो तकरीबन 5000 अरब रुपए का, उसमें गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 3200 अरब है, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है वो 1800 है। और कर्ज जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। टैक्स का निज़ाम जो है इन रियल सेंस नहीं बढ़ रहा है। गो के रिटर्न ज़्यादा ज़रूर आ गई होंगी, लेकिन जो नील की रिटर्न्स का जो रिवाज चल पड़ा है, तो उससे मसला तो नहीं हल होता। तो टैक्स का निज़ाम ब्रॉड बेस भी कर रहे हैं और टैक्स की कलेक्शन भी कर रही हैं, तो वो एक रिटेल सेक्टर के साथ एक बड़े अरसे से ही गवर्नमेंट और बिजनेस रिटेलर्स की एक आंख में चोली चल रही है। आपने और अभी तक मेरा मतलब है गवर्नमेंट उसमें कामयाब तो बहरहाल नहीं हो सकी। एक हमारी जो पूरी मईशत को जिसने बिल्कुल जकड़ के रखा है, मैं समझता हूँ एक तो IPP है। और जिन रेट्स पर हम बिजली ले रहे हैं, ये रेट्स सारी दुनिया में कहीं नहीं है। और अनयूटिलाइज्ड बिजली, पता नहीं हमने किस तरह के, हमारे प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स ने ये सारा निज़ाम वज़ा किया है कि IPPs हमने इतने लगवा दिए हैं जितनी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब बगैर यूटिलाइजेशन के आप उसके चार्जेस देने पड़ रहे हैं। और ये क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने एग्री किया है, तो पूरी इकॉनमी का बोझ जो है वो सह रही है। कुछ IPPs रिव्यू भी तो हुई हैं, और रिव्यू होने के बावजूद भी देखें, हमने इस खित्ते में देखना है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। इंडिया हमारा इमीडिएट कंपेटिटर है, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना। हम लोग बनाते हैं रवायती चीज़ें, तो इन 4 ममालिक के साथ ही हमारा ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो उनकी प्राइसेस और अपनी प्राइसेस का अगर मौजना करें तो हमारे यहाँ बिजली 13.5 सेंट की है, ठीक, और इंडिया में वो 6 सेंट की है, बांग्लादेश में 8 सेंट की है। मार्कअप देखें तो हमारे यहाँ 11.5% है, इंडिया में 5.5% है। करेंसी रेट श्रीलंका, नहीं परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज
जो बोरो करते हैं, हाँ, फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो इंडिया में 5.5% है, हमारे यहाँ 11.5% है और चाइना में 3% है। हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सही मायने में एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। फिर हमने अपने रेवेन्यू के टारगेट्स अचीव करने के लिए इकॉनमी को बिल्कुल एक साइड पे रख दिया जी। पेट्रोल लेवी लगा दें जी, सूबों को भी कुछ नहीं देना पड़ेगा और आपकी पेट्रोल लेवी लग जाएगी। ठीक है, आपने लगा ली 160 रुपये लेवी लगा ली, 60 रुपये आपने एक्स्ट्रा ले लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखें जो रीजन में जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो हमसे कम है। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि कराची से अगर एक 20 फुट का कंटेनर पहले आता और वापस जाता था, 2 वे किराया, मतलब हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस की और एक्सपोर्ट किया, तो 2 वे किराया में तकरीबन 5 लाख रुपए के 20 फुट कंटेनर का पड़ता था। अब वो 7 का पड़ता है। अब एक्सपोर्टर की आपने प्राइस बढ़ा दी। आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हमारे तमाम एक्ट जो हैं, देखिए ना, कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आपने कुछ करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़नी है। आप क्या दीजिए एक्सपोर्ट बढ़ा दें, ये नहीं, हमारे सनतकार नहीं बढ़ाते। भैया आपके तमाम एक्ट जो हैं वो तो एक्सपोर्ट में आपकी उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। रिफंड्स रिबेट्स आप उनको दे नहीं रहे, वो पता नहीं कई महीनों से पड़े हुए हैं, उसकी भी कॉस्ट है कि आपने अपने पैसे लेने हैं, वो आपको मिल नहीं रहे, आप बैंक से बोरो करके अपना निज़ाम चला रहे। तो देखिए हमारे तमाम एक्ट जो हैं रियलिटी में देखा जाए तो वो तो बेसिकली अगेंस्ट एक्सपोर्ट है। अच्छा, आपका कहना है कि अभी कुछ दिन जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को दुरुस्त नहीं करेंगे, फिर आपने पिछले साल आप कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, फिर IMF की फरमाइश आई या जो भी हुआ, या आप अंडर प्रेशर आए और डिक्टेशन जो भी गवर्नमेंट ने ली, वो जनाब पहले उनको 1% टैक्स था, अब आपने उनको फाइनल टैक्स रेजिम से बाहर कर दिया। अब वो भी एक आम टैक्स पेयर की तरह वो भी अब अपने ऑडिट भी कराएंगे और उसमें बहुत सारे SMEs हैं जो खुद ही मालिक हैं, खुद ही मार्केटिंग करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। डेफिनेटली छोटा सा तो वो छोटा सेटअप है, वो हर बंदे के लिए इतना मुमकिन नहीं है। तो आप सिस्टम में इतनी घुटन जब आप क्रिएट कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होगा? यही रेट हमारे लिए यही रेट है। बांग्लादेश में IPP थी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कोयले से भी करते हैं, फर्नेस ऑयल से भी करते हैं, गैस से भी करते हैं, लेकिन उनका जो टोटल जो रेट जो जिस पे निकल रहा है वो जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है वो 8 सेंट पे कर रही है इंडस्ट्री को, हम 13.5 सेंट रहेगा। डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ेगी और मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। जी। और जो रेट आपको दीगर ममालिक कम दे रहे होंगे तो वहीं से हमने तो एक अजीब सा तमाशा लगाया जी, गैस सस्ती है तो गैस पे टैक्स लगा दे, बिजली के बराबर कर दी। अब जनाब बिजली सस्ती होगी, अब गैस महंगी, या मेरा मतलब गैस सस्ती, अब गैस महंगी हो गई है तो चलो बिजली की प्राइस बढ़ा दी। आपस में हमने अजीब सी मैच लगाया हुआ। इकॉनमी को तो कोई देख ही नहीं रहा। देखिए दुनिया में 193 मुल्क हैं और 193 मुल्कों में पाकिस्तान भी एक है। सारे दुनिया की ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, एक रिदम पे काम कर रहे हैं। उस जानब भी आगे जाके आपसे इसी मुतालिक सवाल करूंगा। आप दुनिया फिरते हैं, मैं पहले ये जानना चाहूँगा, आप चैम्बर्स में जो भी अब वहाँ पे सुदूर होते हैं वो आप ही की पार्टी के, आप ही के नॉमिनेट बंदे होते हैं। अब वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे भी आते हैं जी। और आपकी तजावीज़ भी जाती हैं, चैम्बर्स की जन्म आपकी भी जाती है, बराह रास्त रवाबत भी हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ कि ये आपकी तजावीज़ गवर्नमेंट उसको अपनाती है और बजट का हिस्सा बनाती है? देखिए जी, मुझे तो जहाँ तक आइडिया है, बड़ी जाके आप लॉबिंग कर लें, 50 चीज़ें कहेंगे, शायद एक चीज़ एड्रेस हो जाए, बाकी तो उठा के वो कहते हैं कि जनाब हम ही सब कुछ है, हमसे बेहतर कोई नहीं है, स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं करता। ये पॉलिसी साथ ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें हमारे वज़रा सा गवर्नमेंट भी है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि इंटरेक्शन करे, सही इंटरेक्शन करें और जहाँ से आपको टैक्सेस मिल सकते हैं वहाँ से लें आप। हम फिर ये कह सकते हैं कि चैम्बर्स में जितने भी हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, बातचीत सुनते हैं, वो सारी की सारी करवायती है। देखिए अपने पाकिस्तान के हालात के हिसाब से तो मुझे यही लगता है, एक तो कोई नया टैक्स लगाना कोई मुशावरत नहीं, पॉलिसी चेंज करनी कोई मुशावरत नहीं, कर करा देते हैं, बाद में रोना पीटना पड़ा रहता है और फिर आप उसको टैकल करते रहते हैं। अब देखें, या तो
लाहौर चैम्बर हो, कराची चैम्बर हो या दीगर चैम्बर हो, या तो यहाँ से आवाज़ ना जाती हो तो हम उसके जुर्मदार हैं। पाकिस्तान गालिबन तीसरा चौथा बड़ा मुल्क होगा दुबई में जहाँ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। तो ये पैसा गया क्यों? यहाँ हमने ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई कि वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट होता है? इस मुल्क में तो 30 लाख जॉब्स आपको हर साल चाहिए। हमारा एक्चुअली जो पूरा निज़ाम है ना, ये ख्वाहिशात पे चल रहा है। आप चाहते हैं इसकी प्लानिंग नहीं है, आप चाहते लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग जो नहीं पैसा दुबई में गया है ये यहाँ पर उस तरह यूटिलाइज हो जाता जैसे कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। कोई हुकूमत है, तहरीक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी मैं मिसाल दे रहा हूँ। मकसद है, देखें आप नहीं, मैं उनका एक इनिशिएटिव आपको बताना चाह रहा हूँ। पैसे ने उधर जाना है जहाँ उन्होंने एक इनिशिएटिव था उस गवर्नमेंट का कि आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना मर्जी पैसा लगाएं, आपको कोई पूछ नहीं होगी। आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम हो? देखिए मैं चाहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक एमनेस्टी डिक्लेयर करे इन हालात में। हम सिर्फ IMF करते रहें, ये गलत होगा। गवर्नमेंट ने जो अपने लिए जो करना होता है, तनख्वाहें जिस डिपार्टमेंट ने बढ़ानी है खुद बढ़ा लेते हैं, वहाँ कोई IMF नहीं आता। अपने लिए को मराहत लेनी हो तो कोई IMF नहीं आता। वहाँ जो करना है आप कर गुजरते हैं। जहाँ पब्लिक की बारी आती है, मईशत की बारी आती है, वहाँ IMF के रोने में लेके बैठ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। IMF का नाम बेचते हैं या जो भी कुछ करते हैं, वो तो कहते हैं हमें टैक्स के रेवेन्यू पूरे करें। देखे ना, वो बात तो अपनी जगह लॉजिकली दुरुस्त है कि टैक्स के रेवेन्यूज पूरे करें। अब वो जहाँ लीकेजेस हैं वहाँ से कलेक्शन लेना, वहाँ से वो कंट्रीब्यूट करें जो हर सेक्टर का जो ड्यू है। आप चंद को निचोड़ी जा रहे हैं जो आपके निज़ाम में आए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी की बात मैं ये भी आपने एक बात की है, खान साहब के हवाले से बात की है कि वो कंस्ट्रक्शन पैकेज ना दे, कंस्ट्रक्शन पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दे कि जनाब जो पैसा आप देंगे हम आपसे टैक्स नहीं लेते, लेकिन वो लगाएं आप इंडस्ट्री में, तो मुल्क में रोजगार क्रिएट करें, कोई उम्मीद दे लोगों को। 30 लाख बंदा हर साल जॉब मार्केट में आ रहा है, उनका क्या करेंगे? और ऊपर से AI का दौर आ रहा है, हर चीज जो है ऑटोमाइज ज्यादा हो रही है। उसने भी जो मैन पावर उसको कम करना है। अब रोबोट्स आ रहे हैं, कल को पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैं तो चाइनीज चैनल टिकटॉक ये वो सब देखता हूँ, बंदा परेशान हो जाता है। इतनी इनोवेशन। अब $4,000 का एक रोबोट है, वो घर के सारे काम करता है। उसने खाना मांगना है, उसको चार्ज जरूर करना पड़ेगा। वो वॉशिंग मशीन, पता नहीं जो मैंने जो वीडियो में जो देखे हैं, डिश वॉशिंग, खाना पकाना, घर की सफाई, वो सारे काम वो कर रहा है। इट मीन्स कि वहाँ इसका दायरा बढ़ना ही है ना आपका। ये जैसे जैसे अभी तो इब्तिदा है, और जैसे जैसे इनोवेशन है, पता नहीं क्या क्या होगा। आप चूँकि मुल्क भर में जितने भी तंजीमें हैं उनके साथ भी आप रवाबत में हैं, और कहाँ पे कितना टैलेंट है वो भी आपको डेफिनेटली मालूम होगा। पाकिस्तान के कौन से शहर हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, और अपॉर्चुनिटीज़ वो किसी भी मद में जो हो सकती हैं, तो कौन से शहर से कौन सी चीज़ की पैदावार जो हो सकती है जो यहाँ की ज़रूरियात भी पूरी करे जी, और एक्सपोर्ट में भी वो आपका हाथ बटाए? देखो बात ये है कि पहले तो अपनी कॉस्ट को दुरुस्त करें ना। चीज़ तो जब ही बनेगी, ऑर्डर तो जब आएगा। अगर आप एक चीज़ $1 की दे रहे हैं और दूसरा कोई मुल्क 90 सेंट की दे रहा है, तो आपसे कोई क्यों लेगा? हाँ, वो ऑर्डर आपके पास ज़रूर आएगा कि जो उसकी रीच से बाहर होगा वो उतनी प्रोड्यूस ना कर सकता होगा, वो आपके पास लेफ्ट ओवर, हाँ, आपके पास वो आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। अगर प्राइस कम होती है, अगर उसकी ड्यूटीज़ में छूट मिलती है और सपोर्ट करता है आपको, तो वो कितना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सूटेबल हो सकता है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, कंट्री ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, अल्लाह ने इस मुल्क को हर चीज़ दी। ये हमारे IPPs का जो पावर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के साथ, ये तकरीबन 16 से $20 बिलियन की हम जो है कोयला, गैस और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास तो इतना पानी है, वो एक लफ्ज़ मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को, वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। कहते हैं ये कौन सी अंग्रेजी है भाई कि लॉट ऑफ वाटर वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। मैंने कहा जी लॉट ऑफ वाटर फॉर 3 months, पूरा मुल्क गोते खाता है मानसून सीजन में, पीक गर्मी में,
तो वो होता है लॉटर वाटर, उस पानी को हम स्टोर नहीं कर स्टोरेज पाते, के हवाले से कोई भी बंदोबस्त नहीं। तो वो फिर वो शॉर्ट ऑफ वाटर हो जाता है। उस पानी को जो 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर है, अगर हम उसको सही यूटिलाइज करें तो आपकी ज़राअत में इनकलाब ला सकते हैं। अब सूबों के पास इतने पैसे हैं, वो उड़ा रहे हैं, और वफाक के पास कख नहीं है, फिर वो कहते हैं लेवी लगा लो। वो वफाक के पास सिर्फ 26 किलोमीटर की बाउंड्री है बस। तो देखें, अल्लाह ने आपको ये वसाइल है, ये डॉलर्स हैं जो हम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है देखें, उससे आप बिजली प्रोड्यूस करें। ये आप, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। स्कर्दू से लेके गाजी बरोथा तक सिर्फ 42,000 मेगावाट का पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें तरबेला ऑलरेडी मौजूद है, गाजी 42,000 मेगावाट। फिर आपके पास आज़ाद कश्मीर का ये हाइडल, ये सर्टिफाइड साइट्स मौजूद है। मतलब देखें ना, मेरे पास, मुझे ये बड़ी अच्छी तरह याद है। लेकिन हमारे 2 शुरू हुए हैं, दिया मीर और दासू शुरू है, लेकिन जो कि 2026 में मुकम्मल होना था, और वो डिले होकर 2028 में, वो भी 28 में 30 तक वो चले गए हैं। 28-30 में वो, उनके भी 2 फेजेस हैं। 2 फेजेस में, एक फेज पहला, एक दूसरा। एक 28 में मुकम्मल होगा, दूसरा 30 में मुकम्मल। जी। तो मेरा मतलब है, जो अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए, उसका आपने सही इस्तेमाल करना है, उस ज़िया को आपने बचाना है। असल तो काम ये है, इकोनॉमी को किस तरह आपने रोटेट करना है। फिर आपकी बिजली सस्ती होगी तो आम आदमी की ज़िंदगी भी खुशगवार हो जाएगी। चलें, ये बिजली के लिए भी कुछ ना कुछ बचत होगी, वो भी अपने और बच्चों को। यकीनन अगर हम एक घर की बात करते हैं जी, 40,000 रुपये कम से कम उजरत है, तो उसको भी जब 10 से 12,000 रुपये बिजली का बिल मिलेगा, गैस बिजली, तो उसके पीछे भी कुछ नहीं बचेगा। इस तरह ये इंडस्ट्री का भी हालात इसी तरह से। देखो ना, पब्लिक के पास कुछ पैसा होगा तो कोई चीज़ खरीदेंगे। हाँ, वो तो बस वो एसेंशियल चीज़ों में ख़त्म हो जाता है उनका सारा मामला। अच्छा, मैं अब फिर हमारा निज़ाम देखो कितना जालिम है। हम कहते हैं 200 यूनिट जो हैं बिजली के, गरीब आदमी को हम सस्ती देंगे। अब 205 या 10 यूनिट होते हैं, तो उस पर पूरे के पूरे, ये नहीं कि 200 यूनिट पे पहली स्लैब लगाएं और 10 यूनिट पे दूसरी स्लैब लगाएं। वो कहते हैं जी पूरे के पूरे 210 यूनिट पे अगली स्लैब लगाएं, 250-300 तक उसके लिए तरतीब उसका कुछ ना कुछ देखे ना। मेरा मतलब फिर आप 6 महीने वो उसमें रिवर्स भी नहीं हो सकते। जी, जब अगर आप देख लेना, हमने अपने निज़ाम को इतना पेचीदा बनाया। हालांकि मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि IPPS का आज भी फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। ठीक, तो यकीन मैंने, ये यूनिट सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं लगे, ऐसे आइडेंटिकल यूनिट छोटे बड़े दुनिया में लगे होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, दूसरे ममालिक में भी लगे होंगे। तो आप देख लेंगे उनका कैपेक्स, उनकी पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बहुत फ़र्क होगा। फ्यूल में अगर आप चेक करेंगे तो फ्यूल में भी यही तमाशा है। अब मैंने तो चैम्बर में, आप कहते हैं ना कि हम तो बात ही कर सकते हैं, बात मैंने तो 50 दफ़ा कहा, और आपके चैनल पे भी ये कह रहा हूँ, या 50 सेठ बचा लें या मुल्क बचा लें। पहले 40 बाबा थे, अब 50 हो गया। चले 40, 30, 40, 35 जो भी हैं, वो तो चलो एक मफरूज़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि अली बाबा और 40। तो मेरा मतलब ये नाजायज़ हुआ है। फ्यूल भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मेरे पास तो बहुत सारी जगहों पे प्राल का डाटा मौजूद है। सवाल ये है, देखिए ना, ये चीज़ों को किसने ठीक करना? मैंने तो नहीं करना, मेरे पास तो कोई तो हुकूमत की एग्जीक्यूटिव के मामला हैं। लेकिन ये इतनी चीज़ें आई हैं, और इसमें जो मैं आपको बताऊं, ये IPPS ने कुछ तमाशा ये भी कर रखा है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भले एक पाकिस्तानी बेचारा पेट्रोल पंप पे काम करता है, उसके नाम डाला हुआ है डायरेक्टर। इन्वेस्टर सारा यहाँ का है, दिखाने के लिए जी फॉरेन इन्वेस्टर कि जो हाथ ना लाओ जी। मेरा मतलब ये अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं सवाल ये करना चाहूँगा, आप सार्क चैम्बर के भी नायब सदर रहे हैं, दुनिया भर आप घूमे हैं, वहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी भी देखी जी। फ़र्क आप क्या देखते हैं? हम कितना पीछे हैं, हम बराबर हैं, थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा कहीं पे ज़्यादा हैं? क्या फ़र्क महसूस किया आपने? हम दिन ब दिन फासला हमारा बढ़ता जा रहा है, हर दिन के साथ ना, हर वक्त के साथ। ऊंचाई में या गहराई में? हम गहराई में जा रहे हैं, उनके और हमारे दरमियान फासला जो है, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। और ये फासला मेंटेन नहीं है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में इनोवेशन हो रही है, तालीम पर बहुत खर्च करते हैं। हमारा तालीम का निज़ाम भी आप देख लें, गरीब आदमी तो बेचारा बच्चों को शायद स्कूल से निकलवा रहा है, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 40-42 हज़ार में 5-6 बंदों का एक कुंबा किस तरह वो, मेरे मतलब उसके एक फैमिली किस तरह वो पालेगा। मैं तो यकीन माने, मैंने चाइना की ग्रोथ देखी है,
और जिस तेज़ी से ग्रोथ, मैं एक ज़माने में 77 में मैं पहली दफ़ा चाइना गया था। मेरा पहला विज़िट था अब्रॉड। ठीक। पहले चाइना गया, फिर 2-4 दिन बाद मैं जापान चला गया, वहाँ कोई मशीनरी ली थी उस हवाले से। लेकिन वो वीक मैंने दौर देखता हूँ कि सारी सड़कें बेईमान और शाम 5 बजे आप सैलाब देखते थे लोगों का, एक ही कपड़े पहने हुए, साइकिल पे दो एक औरत एक मर्द वो बैठे हुए हैं और वो जा रहे हैं जनाब अपना घरों को जा रहे हैं। तो अब देखते हैं दुनिया जहाँ की आसाइशें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हर चीज़ डिज़ाइन की हुई है उन्होंने कि जनाब ये काम हमने इस ढंग से करना है। हम पहले और हर बंदा अपनी जॉब के लिए ऑनेस्टी से काम कर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि हम पहले ही बहुत पीछे रह चुके हैं। लेट्स सपोज हमने उस तरह से यहाँ पर फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, इसके गिरदुरा में जो भी अपॉर्चुनिटी थी, जो भी टैलेंट था, उसको अवेल नहीं किया। अगर आज हम उस रेस को जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या अब जो दुनिया तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है उसमें दाखिल होने की ज़रूरत है? देखें, टेक्नोलॉजी में भी आप एक ही झटके में नहीं जाएंगे, स्टेजेस हैं। ठीक। तो पोटेंशियल गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, बहुत सारे शहरों में अल्लाह ने बहुत सारी मादनियात आपको दे रखी हैं। अब जहाँ मादनियात है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ हम जैसा बंदा तो हिम्मत भी नहीं कर सकता कि अपॉर्चुनिटी होने के सामने होते हुए भी बंदा सोचे भी कि यार उधर जाना है, कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। क्योंकि रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में मतलब मादनियात और पहाड़ों शहरों और आप समझते हैं कि इस वक्त इस बजट में आईटी के शोबे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आईटी का शोबा एक बहुत ज़बरदस्त शोबा है। हम ऑफिशियली $3.5 बिलियन की करते हैं, अनऑफिशियली 6-7 कह लें, जबकि हमें भी कम से कम $25 बिलियन पे होना चाहिए। एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस क्लास के बच्चे, उस क्वालिटी के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि नर्सरी तो वही है ना, फीड स्टॉक तो आपका वहाँ से आ रहा है। और दूसरा, अगर कोई काम लोगों ने हिम्मत करके कोई काम शाम कर भी रहे हैं, फ्रीलांसर, 500,000 फ्रीलांसर है, अब वो अगर वो काम कर भी रहे हैं तो जनाब आईटी की स्पीड आपने इतनी स्लो रखी हुई है कि वो ऑनलाइन ना कोई पढ़ा रहा है, कोई तालीम दे रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है। जब आपकी इतनी खलल आएंगे, इतने मुश्किलात आएंगी, तो नेचुरली आप वो बंदा किसी और से सर्विस लेगा। तो देखे ना, कोई डॉक्टर है प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, इधर आवाज़ ही नहीं आ रही, तो वो कितनी दफ़ा रिपीट करेगा? वो कहेगा नहीं जनाब, चेंज द सिस्टम। तो हमने अपनी जो स्पीड जो है अगर सही रखेंगे तो फिर ही हमसे कोई सर्विस चलेगा। मैं आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि हमने टारगेट को भी अचीव करना है, जो FBR वाला भी है, और आपके बकौल वो भी नाकाम हो चुका है। आप टैक्स के हवाले से कौन सा निज़ाम जो है वो सूटेबल समझते हैं, जो इसका जो जितना भी सालाना हसारा उसको भी पूरा करेगा, बल्कि मज़ीद इसमें जो है वो इजाफा करेगा? देखिए, उसकी बुनियादी वजह पहले तो निज़ाम को फेवरेबल बनाएं, कंपेटिटिव बनाएं। जब कंपेटिटिव होगा तो लोग ज़मीनें बेच करके भी, घर भी बेच के कहेंगे यार इस घर फिर बना लेंगे, किराए पे चले जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा हम इंडस्ट्री लगाएं, इसमें पैसा है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की होती है। वहाँ हमने FTA1 और FTA2 कर रखा है, और एक्चुअली देखा जाए तो $5 बिलियन की अंडर इन्वॉइसिंग भी होती होगी, यानी कि $25 बिलियन की आप इंपोर्ट करते हैं और $2 बिलियन की आप एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो मुल्क सारी दुनिया की जो है ना फैक्ट्री है। पहले आपने FTA1 किया, FTA2 किया, आपने इतनी मार खाई, उनको ही बेनिफिट दिया, आपने अपनी इंडस्ट्री का सत्यानाश किया। अब आप उनके साथ FTA3 करने जा रहे हैं। भाई इसको डिले करें, कुछ 4-6 साल इनको आगे करें, अपने आप को ठीक करें, फिर अपना पहलवान जो है अखाड़े में उतारें। ये तो आप देखें ना, सारी मार्केट उठा के आप दूसरों को दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कोई और फिर एक ही दफ़ा ये सुनने में भी आ रहा है कि टैरिफ जो है वो 20% से कम करके 15% कर रहे हैं। दैट इज़ अगेन ऑन द डिमांड ऑफ IMF। तो क्या हमारा जो क्वेश्चन था बिटवीन रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के अगर 8-10% था, तो अगर आप उसको भी वैनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये इंडस्ट्री और बंद होगी। क्योंकि हमारे यहाँ देखें ना, मैंने आपको कहा
मार्कअप ज़्यादा है, फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है आपकी, ठीक, बिजली की प्राइस आपकी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो कोई थोड़ा बहुत आपको कहीं से कंपनसेट कर रही थी, तो वो अगर वो उसको भी आप ख़त्म कर देंगे तो लामोहला या इंडस्ट्री और बंद होगी। मैं ये जानना चाहूँगा, एक तजवीज़ ये भी है FBR की जानब से इस बजट में कि 25 करोड़ कम से जिनकी कोई सालाना आमदन है या कारोबार है, जिन्होंने शो किया, उनके ऊपर जो है ना वो 25,000 फिक्स टैक्स लगाया जाए। ये तजवीज़ आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक दफ़ा मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा, देखें मुझे जब से मैंने होश संभाला है, मैं समझो अगर 90s में, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कह रही थी कि जो सेल टैक्स लगाना है बिजनेस में क्यों ठीक है, तो ना लगे। फिर उन्होंने कहा जो फिक्स टैक्स लगा देंगे, वो आज तक नहीं लग सका। 90 से सुन रहे हैं ना, 90 से लेकर 2000 अब 26 हो गया। इट्स ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ना, 36 ईयर्स। अब 36 सालों में आप लगा नहीं सकते। एक दफ़ा कुछ फिक्स टैक्स साल 2 साल के लिए लगा के IMF को एक साइड पे रख दें। एक दफ़ा उनसे लें, उनको सिस्टम में तो लाएं, फिर उसके बाद जो भी करते रहें। हाँ। कि जनाब ये इस कैटेगरी में, एक दफ़ा सिस्टम में तो 2-3 साल के लिए लाएं उनको, फिर उसकी बाद की बातें हैं ये। मैं थोड़ा सा दिलचस्प सवाल करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें आपका भी शुमार होता है, अगर कोई 5, 7, 8, 10 मिल के कहें कि हम पाकिस्तान का कर्ज उतार देते हैं, तो उसके साथ हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक पॉलिसी फ्यूचर के लिए बनाई जाए। नहीं, देखें पाकिस्तान के, देखें ये किसी इंडिविजुअल तो शायद ये, लेकिन अगर आप पॉलिसीज़ ठीक बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट ठीक होगी। देखिए, पाकिस्तानी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा ना, तो बाहर से इन्वेस्टर भी आएगा। इस वक्त तो देखें सारे मल्टीनेशनल भी आपने देखा है, पिछले सालों में वो भागे हैं यहाँ से, और स्टिल इस प्रोसेस में है, क्योंकि उनको पता है कि हम कम्पीट नहीं कर सकते यहाँ ऐसे खामखा। गवर्नमेंट ना हमारी जायज़ बात मानती है, ना टाइम पे हमारी जो प्रॉफिट होता है वो बाहर जाने देते हैं, और मुख्तलिफ मसले हर वक्त जो है ना वो मसले मसाइल में इनके रुपया भी डिवेल्यू होता रहता है। हम यहाँ लोकल कमाई भी करते हैं, जब डॉलर में लेके जाते हैं तो पता लगता है कि हमने तो, हमारे हाथ पल्ले तो कुछ नहीं है, लोकल करेंसी में भले हमने कमाया ही हो, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करते हैं, देखो ना, जो एक बंदा लेके आया 100 रुपये पे, वो अगर 100 रुपये का ही आज रुपया है, उतना ही होता, तो उसको 100 के $1 मिल जाता। अब वो $2.7 $2.278 का $1 हो गया है, तो उसको तो $1 मिल रहा है। उसको तो $1 मिल रहा है। अच्छा, आपको अभी ये सब कितनी देर हो गई है ये बिजनेस में, और खास तौर पर ये बजट देखते हुए, सुनते हुए, तकरीबन कितने बजट आपने देखे अभी तक अंदाजे के मुताबिक? देखे जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि तकरीबन 30-35 बजट तो मैंने देखे। 30-35 में कोई ऐसा बजट जिस पे आप खुश हुए हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे बीच में देखें ना। अभी आपका देखें GDP ग्रोथ क्या है इस मुल्क में, बेरोजगारी भी बढ़ी है, आपने देखा ही है, और आपकी GDP ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के आज इस वक्त 3.5% के करीब है। अभी जो है अभी क्या भी इन्वेस्ट करेगा। अभी मौजूदा सिस्टम में बजट के हवाले से टैक्स की में क्या इस्लाहात जो है वो सूट करती हैं? देखें, 61% टैक्स है, कहने को कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कहते हैं 29% है, लेकिन जब आप उसके बाद उसके साथ जो लवाजमात अटैच्ड हैं, 29% टैक्स है बैलेंस शीट बंद करने के बाद, जिसमें सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह सारे उसको एक साइड पे कर दें। जब आपकी साल की बैलेंस शीट बंद होती है, जिस पर सारे टैक्सेस आपने दिए हुए होते हैं सिवाय इनकम टैक्स के, तो वो जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो 29% इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, 2% WWF 5%, 36%, 10% सुपर टैक्स, 15% आप डिविडेंड लेते हैं। अब एक मालिक जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री में, कि 4 बंदों ने मिलकर 25-25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अगर उनकी फर्म को 5-7 करोड़ रुपए कमाती है, वो कहते चलो यार हम भी प्रॉफिट को बांट लेते हैं, तो उस पर भी आपने डिविडेंड 15% रखा। तो बेसिकली तो आप 61% टैक्स ले रहे हैं, जो कि हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा है। ये टैक्सेस तो यूरोप में है। 1,000 रुपये के पीछे जो है वो 610 रुपये जो है वो टैक्स। जी, ऐसा ही सबसे ज़्यादा वैसे टैक्स को निज़ाम देखें। आप ये ना समझिए मैं भी सैलरी क्लास हूँ, मैं भी अगर अपने इंडस्ट्री से एज अ डायरेक्टर
मुझे भी अगर जो भी 5-7 लाख रुपए अगर मिलते हैं तो उस पर भी वही टैक्स है, टैक्स अदा करते हैं। मैं भी उस पर सैलरी पे भी टैक्स दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इस साल गुज़श्ता साल सैलरी वालों ने टैक्स दिया था। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें मेरे मुलाजिम भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। अच्छा चलो, ये नहीं है कि हम उसमें शामिल क्योंकि वो फिक्स टैक्स था, वो देना ही देना था। आप चाहते हैं कि यही जो सिस्टम निज़ाम देखे ना, उसमें इतनी छूट ज़रूर होनी चाहिए। अब वो 6 लाख की स्लैब गलत है, कम से कम 12 लाख की स्लैब होनी चाहिए। 12 लाख से ऊपर आप किसी से 2% से शुरू करें, जब 20 लाख से ऊपर जाए तो उसमें से चलो उससे आप 10% ले लें या 8% ले लें। मतलब सिस्टम को इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं इस वक्त सिक्का राजुल वक्त जो रीजन के अंदर है उसको भी देखें ना। इसमें ये भी हो जाएगा, गरीब होता जाएगा, अमीर होता जाएगा। नहीं, इस वक्त तो अमीर भी गरीब होता है। देखो मैं आपको अर्ज करूँ, जो मेरे पास जो भी वेल्थ है, मैं एक मिसाल है, मेरे पास जो वेल्थ है, अगर आज डॉलर 100 का होता तो मैं डॉलर टर्म्स में कितना अमीर होता। अब मैं तो कहता हूँ मेरे तो जो पैसे की वैल्यू कम हो गई है। अब मैं पहले जो 1 लाख डॉलर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो गुर्बत है वो लोअर क्लास से लोअर मिडिल क्लास तक पैसे की वैल्यू खत्म हो गई ना। अब अगर 100 का डॉलर होता, जो कि आज से 2020, 21, 19 में था शायद 105 का डॉलर था, अब 278 का है। अब मैं समझ लें कि आप 3 गुना पैसे लगाऊंगा मोरलेस, तो मैं उतनी क्वांटिटी का मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर सकूँ। तो मेरी तो जब मैं बाहर जाके ठहरता था तो फिर $100 का कमरा है, एक मिसाल है, $100 का कमरा है, तो पता लगता है जनाब $100 क्या है जी, 10,000 रुपये। अब $100 का कमरा है 28,000, तो वो 28,000 रुपये। तो देखो मेरे पैसे की तो वैल्यू खत्म हो गई ना, उनका पैसा वहीं का वहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां अंजुम निसार हमारे साथ मौजूद थे। टैक्स इस्लाहात के हवाले से उन्होंने एक नुक्ता उठाया और साथ में सारी गुफ्तगू से एक कंक्लूडिंग ये निकला कि हमें जो है वो मौजूदा यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस होगी तो यहाँ पर जो सनतें हैं वो ज़्यादा लगेंगी, जब वो ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। जब ये तमाम तर चीज़ें होंगी तो फिर हम अपने रीजन में भी जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ मुकाबला कर सकेंगे और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, यहाँ की ज़रूरियात भी पूरी कर सकेंगे और मज़ीद उसमें इजाफा भी कर सकेंगे और एक खुशहाल जो है वो मुल्क उसमें बनाने के हवाले से भी अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। अपने मेज़बान हैदर मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।